नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन हज़रात, आज लाइव आने का जो सबसे अहम मुद्दा है, इधर कई दिनों से तमाम ऐसे बयानात नाम नियाज़ सेकुलर पार्टियों के, नाम नियाज़ सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए नेताओं के, तमाम ऐसी चीज़ें आती रही और हम लोग खामोशी अख्तियार किए रहे, देखते रहे कि आखिर सियासत क्या क्या रंग बदलती रहती है। तो सबसे पहले जिसकी तरफ मैं आपका दिलो दिमाग ले जाना चाहता हूँ, वो सबसे अहम मुद्दा वो ये है, अबू आसिम आज़मी जो बेसिकली आज़मगढ़ से रिलेटेड हैं और मुंबई महाराष्ट्र जैसे शहर में तमाम अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं। वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और समाजवादियों के लिए हमेशा उनके कानों को खुश करने वाला गाना गाया करते हैं। अभी चंद दिनों पहले उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों पे यूपी में इलेक्शन लड़ेगी और अगर लड़ेगी तो वो बीजेपी को जिताएगी। तो मैं ऐसे नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में बैठे हुए नाम निहाद सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी मानसिकता अपने आकाओं को खुश करने वाली है, ये अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं रह गई है, क्योंकि मुसलमान ख़ास करके नौजवान तबका पूरी तरीके से अवेयर है, पूरी तरीके से जगा हुआ है। कल मैंने देखा मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वक़ार साहब ने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि एक तीर से कई मरतबे शिकार नहीं किया जा सकता। अच्छी लगी उनकी ये बात, काबिल तारीफ़ है और मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही। ये जो तीर है कि बीजेपी जीत जाएगी एमआईएम से या बीजेपी की बी टीम है एमआईएम, ये बहुत पुराना तीर हो गया। इससे कितनी मरतबे एमआईएम का शिकार करोगे, कितनी मरतबे क्या करोगे आप लोग। अबू आसिम आज़मी साहब, मैं बहुत ही नरम लहजे में आपसे मुखातिब हूँ इस टाइम और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब वो दिन गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाया करते थे, वो दिन लग चुके हैं। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुसलमानों के सामने ना गुज़र रही हो, जो मुसलमानों के सामने पूरी तरीके से आया ना हो चुकी हो। मैं आपकी उस मानसिकता की वजह बता दूं लोगों को कि आपकी वो मानसिकता बनी क्यों है। आज़म खां के साथ समाजवादी पार्टी ने धोखा क्यों दिया। समाजवादी पार्टी को आज़म खां से कोई एतराज़ नहीं था। समाजवादी पार्टी ये कतई नहीं चाहती कि आज़म खां जेल जाते। अगर आज़म खां ने जो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, अगर वो ना बनाए होते या मुसलमानों के हक़ हुकूक़ की बात ना किए होते तो आज़म खां जेल में नहीं होते। अगर ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी आज़म खां ने समाजवादियों को वफ़ की थी तो ये समझ लिया था समाजवादियों ने, वो चाहे मुलायम सिंह हो, वो चाहे उनका लड़का अखिलेश हो, उन लोगों ने ये समझ लिया था कि आज़म खां हमारे पालतू तीतर हैं, इनसे जैसे हम कहेंगे वैसे नाचेंगे और उसी तरीके से अपनी कम्युनिटी को जाल में फंसा करके हमको शिकार करवाएंगे। आज़म खां की मानसिकता थोड़ा समाजवादियों से हट करके थी। वो कहीं ना कहीं ताकत में आ करके अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ थोड़ा सा गेन करना चाहते थे और उसी को गेन करने के लिए उन्होंने मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी का निर्माण किया।
मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी जब बनी तो वो समाजवादियों के कार्यकाल में बनी। उस टाइम समाजवादी अगर आज़म खां को जेल भेजने की कोशिश करते तो मुसलमान फ़ौरन का फ़ौरन नाराज़ हो जाता और फ़ौरन का फ़ौरन मुसलमान ये कह देता कि समाजवादी मुस्लिम विरोधी है। तो समाजवादी के अखिलेश यादव ने क्या किया कि अखिलेश यादव ने कान को सीधा ना पकड़ करके हाथ को घुमा करके आज़म खां को जेल बीजेपी के ज़रिए भेज दिया गया। और जब आज़म खां उनका पूरा परिवार जेल चला गया तो आज़म खां के लिए कोई समाजवादी का नाम निहाज सेकुलर लीडर खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उनके आका का ये इंटरनल संदेश था, ये इंटरनल एजेंडा था कि आज़म खां के फेवर में कोई बात नहीं की जाएगी। अब आज़म खां चूँकि मुस्लिम जो एक चेहरा था मुस्लिम कम्युनिटी का वो रहा नहीं, तो इस वजह से आज़म खां की जगह पर इंपोर्ट किया गया अबू आसिम आज़मी को। अबू आसिम आज़मी को इंपोर्ट करके महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लाया गया कि ये मुसलमानों को जाल में फांसेंगे और हमको एक मुश्त वोट दिलाएंगे। आज़म खां की जगह पे ये चेहरा उतारा गया उत्तर प्रदेश। नाम निहाज सेकुलर पार्टियों के जब एजेंडे देखेंगे तो वो ऐसे तीतरों को पाले रहते हैं, ऐसे पालतू तीतर उनके पास होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कांग्रेस में वो एक जो गवैया है इमरान प्रताप गढ़ी, उसको पाले हुए हैं। अभी चंद दिनों पहले समाजवादी में एक और मुशायरा करने वाला जो है साजिद नाम का कोई है, पूरा नाम मुझको नहीं मालूम, उसको ले आए हुए हैं। तो ये नाम निहाज सेकुलर पार्टियां इसी तरीके से मुसलमानों की वोट को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इस तरीके का एजेंडा इंटरनल रखते हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी कम्युनिटी के लोगों, क्या मुसलमान को हक नहीं है उत्तर प्रदेश में अपना हक हुकूक हासिल करने का? क्या मुसलमान इस चीज़ की सोच नहीं रख सकता कि हमारी कम्युनिटी को, हमारे आने वाली नस्लों को भी उसका जायज़ मकाम मिले? क्या मुसलमान की ये सोच नहीं हो सकती? 4% वाले को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, 7% वाला सीएम बन सकता है, 9% वाला, 11% वाला सीएम बन सकता है, आखिर 20% वाला क्यों नहीं बन सकता? क्या ऐसी वजह है? कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से 20% वाला सीएम, क्योंकि हमारी सोच को जंग लग चुका है, हमारी सोच को ये नाम निहाज सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, जबकि ये लीडर नहीं है, ये डीलर हैं, इन्होंने हमारी सोच को उसी तरीके से बना रखा है जो आज भी हम नहीं सोच पा रहे हैं। आज भी हम वही पका हुआ आम खाने के चक्कर में अपनी मेहनत से, अपने हौसले से, अपने अज़्म से, अपनी सलाहियत से बना करके उसको खाना नहीं चाहते। ख़ास करके मैं उन बुज़ुर्गों से कहना चाहता हूं जो 72 सालों से नाम निहाज सेकुलर पार्टियों को वोट देते आए। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों के साथ जो मज़ालिम ढाए गए, जिस तरीके से बर्बरियत की गई, जिस तरीके से कागजी खेल खेला गया, वो किसी से अब छिपा नहीं है। मुसलमान हर दौर में जब मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन पे दलितों को हक दिलाने की बात आई तो कोई कम्युनिटी नहीं खड़ी हुई, सिर्फ वाहिद मुसलमान खड़ा हुआ और दलितों को उनका जायज़ मकाम दिलाने में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान सदन के अंदर भेजने में अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान किया तो वो बंगाल के मुसलमानों ने किया। ज्योतिबाई फूले को अगर स्कूल की ज़मीन किसी ने दान दी तो वो मुसलमान औरत ने दी। मुसलमानों ने हर कम्युनिटी, जब 84 के दंगे हो रहे थे, जब सरदारों को सड़क पे घसीट घसीट करके उनकी महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा था, उनको जिंदा जलाया जा रहा था, तो अगर किसी कौम ने उनकी हेल्प की, उनकी मदद की तो वो वाहिद मुसलमान थे। मुसलमान चूँकि वो कौम है जिसको अल्लाह दुनिया में लाया ही इसीलिए है कि वो मजलूमों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ें। आज वही बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी, वही खून मजलूमों की लड़ाई के लिए हर जगह जा रहा है, हर जगह खड़ा हो रहा है। और हमारी ही कम्युनिटी के लोग, ऐसे लोगों पे के ऊपर घिन आती है, शर्म आती है जो 5 वक्त के नमाजी और तहज्जुद गुजार इंसान को बीजेपी की बी टीम और बीजेपी का एजेंट कहते हैं। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने सिजरे से तलाश करना चाहिए कि वो किस सिजरे से आए हुए हैं और क्यों 5 वक्ता नमाजी और तहज्जुद गुजार इंसान के ऊपर इस तरीके का बोहतान, इस तरीके का इल्ज़ाम लगाते हैं। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है,
अभी भी वक्त है कि हम संभल जाएं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम डे बाय डे, आवर्स बाय आवर्स लड़ाई लड़ रहे हैं। टांडा की सरजमीन पे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ की बात आज बता दूँ। अब चुनाव का दौर आ गया है, अब चुनाव करीब आ गया है। चंद महीनों बाद यहाँ पे विधानसभा असेंबली का चुनाव होना है। अब तमाम जो 5 साल तक कहीं नहीं दिखाई दिए, जब ज़ियाउद्दीन मारा गया उनका कहीं अता पता नहीं था, जब अब्दुल कादिर मोहसिन पुंथर में मारे गए उनका कहीं अता पता नहीं था, जब नामूद रिसालत की बात आई तब उनका कहीं अता पता नहीं था, जब गुल्लू की हत्या हुई तब उनका अता पता नहीं था, जब तबरेज़ की मॉब लिंचिंग हुई तब तबरेज़ अंसारी की तब उनका अता पता नहीं था। तमाम ऐसे टांडा की सरजमीन पे वावेला खड़ा किया गया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों द्वारा, जो वोट लेते हैं मुसलमानों की, जो मुसलमानों से झोली भर भर के वोट लेते हैं, उनके नेता तब कहीं नहीं दिखाई दिए। और आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त अपनी पूरी टीम के साथ, वो चाहे अब्दुल कादिर पुंथर में मारे गए उनकी हत्या का मामला हो, उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा रहा। वो चाहे ज़ियाउद्दीन को एसओजी द्वारा जब मारा गया और उसको हीटर पे पेशाब कराया गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई, तो वहाँ पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और मैं खुद रात में 1 बजे तक लड़ता रहा, जब तक उन कम्युनल सोच के सिपाहियों के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करा ली। कितने ऐसे वाक़यात मैं आपको बताऊं कि जब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, मजलूमों के लिए, बेबसों के लिए, बेसहारों के लिए इसी टांडा की सरजमीन पे लड़ती रही। और आज जब मुझसे कोई ये कहता कि अरे फलाने ज़्यादा आ रहे हैं, आप कम आ रहे हैं, तो मैंने कहा जाओ फलाने से ये पूछो कि 5 साल तक कहाँ थे। 5 साल तक कहाँ थे वो, जब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए लड़ रही थी, अपनी कम्युनिटी के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारों के लिए, दलितों के लिए, तमाम ऐसी कम्युनिटी के लिए खड़ी हुई जिसके लिए कोई नहीं खड़ा होता। और यहाँ के जो बड़े बड़कवा हैं, जिनको सरमाएदार कहते हैं, उन लोगों ने सिर्फ इसलिए समाजवादी की घुट्टी पी रखी है कि शायद समाजवादी आएगी और फिर उनको हराम की लाइट मिलने लगेगी, फिर वो जेई को मैनेज करके अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलवाएंगे। अरे लाइट का ये जो छोटा सा मसला है ना, अपनी क़यादत को मजबूत करो। हमारी कौम को तालीम की ज़रूरत है, हमारी कौम को एजुकेशन, चिकित्सा, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है। लेकिन आप कब सोचोगे, कब आपकी जहनियत बदलेगी, कब ये सोचोगे कि अपनी क़यादत, अपना झंडा होना चाहिए। दलित यूनाइट हो गया, दलितों का अपना मिल गया हक हुकूक। ब्राह्मण यूनाइट है, हर पार्टी में बैठा हुआ जहाँ से ब्राह्मण खड़ा होता है। ठाकुर यूनाइट है, उसकी अपनी सोच है, अपनी पार्टी है। वर्मा यूनाइट है, उसकी अपनी सोच, अपनी पार्टी है। कौन ऐसी कौम नहीं है जिसकी अपनी सोच, अपनी पार्टी नहीं है? सिर्फ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब वो इलेक्शन लड़ने आती है तो ये अबू आसिम जैसा तीतर ये कहता है कि 100 सीट अगर लड़ेगी तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा। अरे अबू आसिम आज़मी, तुम जानते हो समाजवादी और सियासत में क्यों हो? क्योंकि तुमको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दौलत की हिफाजत करनी है। और जानते हो हम क्यों सियासत में हैं? बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन क्यों सियासत में हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी क्यों सियासत में हैं? जो जितने लोग हैं, ये लोग अपनी कम्युनिटी के दुख दर्द को महसूस करते हैं, इसलिए हम सियासत में हैं। और तुम तो अपनी दौलत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी दौलत की हिफाजत के लिए सियासत कर रहे हो। तुमको कौम से कोई लेना देना नहीं था। कहाँ मर गए थे जब मुजफ्फरनगर दंगों में हमारी माँ बहनों की अज़मत लूटी जा रही थी? कहाँ मर गए थे जब हमारे भाइयों, हमारे बुज़ुर्गों का कत्ल हो रहा था मुजफ्फरनगर में? तुम्हारी गैरत तब मर चुकी थी। तुम्हारी गैरत को क्या तब सांप सूंघ गया था? तब तो तुमने एक छोटा सा ट्वीट नहीं किया कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इस दंगे को बंद कराओ, जो 7 दिन तक चलता रहा, जिसकी सरकार, खुद की सरकार होते हुए और सफाई में मुजरा चलता रहा, क्योंकि वो मुसलमानों का खून था।
आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है, सबसे आसान है, सबसे आसान है इनको बहकाना। चंद ऐसे नाम निहाद अबू आसिम जैसे तीतरों को छोड़ करके और इस कम्युनिटी को बहकाया जा सकता है। इसीलिए आज आज़म खां की ज़रूरत ख़त्म हुई, अबू आसिम आज़मी को इंपोर्ट किया गया यहाँ के मुसलमानों को बरगलाने के लिए। आना अबू आसिम आज़मी, तुमको चैलेंज कर रहा हूँ मंच से, मैं तुम्हारी एक एक बात का इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब तुमको मिलेगा। तुम आओ यहाँ के मुसलमानों को बहकाओ। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी कि तुम जो है उर्दू में शपथ ले लेते जब एमएलए बने थे। तुम मुसलमानों को समझाओगे? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं थी। तमाम जगह रुसवा और जलील हो चुके हो शिवसेना से, शिवसेना की गोद में बैठे हुए हो। तुम मुसलमानों को समझाओगे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? अरे हमारा संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ना और हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हार हो या जीत वो तो अल्लाह के अख्तियार की चीज़ है। अल्लाह अगर इज़्ज़त लिखे होगा तो इज़्ज़त मिलेगी, ज़िल्लत लिखे होगा तो ज़िल्लत मिलेगी। हम तुम्हारे जैसे नाम निहाद सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरों से घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी बातों का जवाब देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि तुम अपनी ही कम्युनिटी को बेचने के लिए आए हुए हो, तुम अपनी ही कौम के लोगों के वोटों का सौदा करने के लिए आए हुए हो। अखिलेश यादव जैसे जालिम के हाथों से करना चाहते हो। अगर यही समाजवादी पार्टी 2012 का मैनिफेस्टो उठाइए, अगर यही मुसलमानों का जो वादा किया गया था अगर वही हक हुकूक दे देता तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे क्यों आती उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर? लेकिन नहीं, जो मैनिफेस्टो में वादा किया गया था, अगर भूल गए हो, हमारी कौम में भूलने की बहुत बुरी आदत है, अगर भूल गए हो तो याद दिलाता हूँ 2012 का मैनिफेस्टो उठाइए, जाइएगा गूगल करिएगा, आपको मिलेगा। अगर भूल गए हो तो जाओ, उसमें लिखा हुआ कि हम अगर इक़्तिदार में आए तो मुसलमानों को 18% आरक्षण दिया जाएगा और 5 सालों तक आरक्षण तो दूर की बात, मुजफ्फरनगर दंगा, कुंडा में ज़ियाउल हक की हत्या, 443 दंगे दिए गए छोटे बड़े, जिसमें सबसे बड़ा ज़ख्म मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर मुजफ्फरनगर दंगे का है। इतना बड़ा ज़ख्म दिया गया मुसलमानों को। मेरे भाइयों, कब संभलोगे आप? अभी भी वक्त है। हम अपनी अना से, अपने हसद से, अपने बुग़्ज़ से, अपने कीना से एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं। आज हम उसको बीजेपी का एजेंट बताते हैं जिनकी हम बराबर बैठने की हैसियत नहीं रखते, जिनको अल्लाह ने इतनी इल्म, इतनी सलाहियत, इतना शऊर दिया है कि जब सदन में वो बोलते हैं तो बीजेपी हो, क्या बीजेपी, क्या समाजवादी, क्या कांग्रेस, ये सब उठाए गिरों की तरीके से सिर्फ मुंह देखते रहते हैं। और आज हमारी कम्युनिटी के चंद नाम निहाद सो कॉल्ड मुस्लिम जो चाय खानों की राजनीति करते हैं, जो दुकानों की राजनीति करते हैं, जो गलियों और चौराहों की राजनीति करते हैं, वो बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए। अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते, तुम हमारे साथ चल नहीं सकते, तुम हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिला सकते, तो तुमको कौन हक देता है कि तुम बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताओ? कहाँ से तुमको ये ताकत मिलती है? अब MIM के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से इतनी खुजली मची हुई है। ये बीजेपी को हराने की नहीं रणनीति बना रहे हैं, ये मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की रणनीति बनाई जा रही है सो कॉल्ड नाम निहाद सेकुलर पार्टियों द्वारा। ये मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते, ये बीजेपी को नहीं हटाना चाहते, क्योंकि इनकी तमाम ऐसी मॉब लिंचिंग में इनकी मौन सहमति रही। किसी का, अखिलेश का, BSP का या कांग्रेस का किसी का ट्वीट नहीं आता जब कोई मुसलमान मारा जाता है, जब किसी मुसलमान की दाढ़ी काटी जाती है, जब किसी मुसलमान को कपड़े उतार करके उसको देखा, उसकी आइडेंटिफिकेशन चेक की जाती है। ना अखिलेश का ट्वीट आता है, ना मायावती का ट्वीट आता है, और ना किसी सो कॉल्ड नाम निहाद सेकुलर पार्टी मुस्लिम लीडर का आता है। और मुस्लिम लीडर क्या,
इन डीलरों को तो वो चीज़ बोलनी है ना जो इनके आकाओं के कान को खुश कर सके। इन डीलरों को जो इस टाइम टांडा की सरजमीन पे भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव आते ही ये मेढकों की तरीके से, जैसे बरसात की पहली बूंद जब पड़ती है तो मेढक निकल पड़ते हैं, वैसे ही चुनाव आते ही ये अब टांडा और तमाम जगह ये नेता इकट्ठा होने लगे, लोगों से मिलने लगे। और लोगों की भी, चंद लोगों की बेगैरती देखिए कि उनके साथ सेल्फी लेते हैं, जो 5 सालों तक दिखाई नहीं दिए, जो 5 सालों तक हमारी कौम के दुख दर्द को पूछने तक नहीं आए, खड़े होने की तो बात दूर, उनके साथ सेल्फी लेते हैं और पोस्ट करते हैं। बेगैरती का ये आलम हो चुका है लोगों को। अरे उनसे सवाल करो, अगर तुम्हारे सीने में एक धड़कता हुआ दिल है, अगर तुम्हारे चलती सांस चलने से जिंदगी जिंदा होने का प्रूफ नहीं है, सांस अगर आपकी चल रही है, जिंदा होने का प्रूफ तब है जब आप हक के लिए आवाज़ उठाओ, जब जुल्म के खिलाफ खड़े हो। अरे उन बेगैरतों से पूछो जो चुनाव लड़ने के लिए अब ये जो 4-5 महीना बचा है, अब ये टांडा विधानसभा का चक्कर जो लगा रहे हैं, उनसे पूछो कि वो 4.5 साल कहाँ थे जब ज़ियाउद्दीन मारा गया, वो कहाँ थे, अब्दुल कादिर जब मारा गया वो कहाँ थे, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की गई, तब तुम लोग कहाँ मर गए थे? तुम्हारी ज़बानों को क्या तब साफ सूंघ गया था? मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैदान अमल में खड़े हो जाइए, सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त जो आ रहा है हिंदुस्तान का ना, ये बहुत बदतरीन वक्त है मेरे भाइयों, बहुत। अगर हम अभी भी नहीं जगे, अगर अभी भी नहीं खड़े हुए, तो ये जान लीजिए कि आने वाला वक्त बहुत। यही अखिलेश यादव, यही नाम निहाद सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ, ये आपके हक हुकूक देना नहीं चाहती। 20% वाला मुसलमान दरवाजे पे खड़े हुए कुत्ते की तरह हो, जब चाहे मालिक उसके सामने रोटी का टुकड़ा डाले, और अगर कुत्ता नापसंद हो गया, अगर कुत्ते ने कभी गलती से मालिक के खिलाफ एक मरतबा भोंक दिया, तो यही मालिक उठा करके उसको कहीं ना कहीं, जैसे आज़म खां जेल में बंद हैं, ऐसे अबू आसिम आज़मी का भी यही हश्र होगा एक दिन, ऐसे इमरान प्रताप गढ़ी, इसका भी यही हश्र होगा जैसे गुलाम नबी आज़ाद का हुआ। ऐसे नाम निहाद जितने मुस्लिम लीडर हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, उनका यही हश्र होना है। नसीमुद्दीन का हश्र देखा? ये जब तक अपने आकाओं वाली करेंगे तब तक पार्टी में बने रहेंगे, और जैसे ही अपने आकाओं के खिलाफ एक शब्द भी बोला, एक अल्फाज भी बोला, वैसे ही इनको इनकी हैसियत तक पहुंचा दिया जाएगा। हम समझने को तैयार नहीं होते। हम तो उस कबूतर की तरह हैं कि जो बिल्ली को देख करके आंख बंद कर लेती है और सोचता है कि मैं नहीं देख रहा हूं तो बिल्ली भी नहीं देख रही है, और चंद पलों के अंदर बिल्ली का निवाला बन जाता है। आज का हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसी कबूतर की तरह है। सामने अखिलेश यादव जैसा बिलार खड़ा हुआ है और आंखें मूंदे हुए है मुसलमान। वो सोच रहा है कि मैं नहीं देख रहा हूँ। अखिलेश यादव का बाप मुलायम सिंह यादव खुद कह चुका है कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। जब जावेद अहमद को डीजीपी उत्तर प्रदेश बनाया गया तो इसी अखिलेश यादव ने अपने बाप से लड़ाई लड़ी, और इसका प्रूफ मुलायम सिंह यादव ने मीडिया में दिया भी। उसके बाद भी ये मुसलमान, ऐसा ना हो मुसलमानों कि हम अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हो जाएं। ऐसा ना हो मुसलमानों कि हमारे सामने मुतबादिल खड़ा है, हमारे सामने मुतबादिल दिख रहा है, उसके बाद भी हम जब उसको नहीं चूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होंगे। आज क्या कमी बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी में दिखाई देती है? लाओ कोई एक इतना बड़ा लीडर, इतना काबिल लीडर, मज़लूमों के दर्द को बयान करने वाला लीडर, मज़लूमों की हक हुकूक की आवाज़ उठाने वाला लीडर, और लाओ लेकर के आओ, मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकर के आओ अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर लेकर के आओ। नहीं ला पाओगे। लेकिन तुमने
72 सालों में जो किया है ना, और इसमें सिर्फ इन्हीं लीडरों की गलती नहीं है, हमारे दीनी अदारों के उलमाओं की भी गलतियां हैं। तमाम टाइम टू टाइम ऐसे बयान आते रहे, तमाम ऐसे बयानात जो बड़े बड़े राष्ट्रीय और उस पे बैठे हुए हैं अपने को मौलाना लगाते हैं अपने को तमाम कि हम मुस्लिम लीडरशिप को पनपने नहीं देंगे, हम क्योंकि इनको अटैची भर भर करके रुपया मिलता है, इन सेकुलर पार्टियों से अटैची भर भर करके रुपया मिलता है। मेरी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। अब तो आलम ये हो गया कि उलमाए सू ऐसे हमारी कम्युनिटी के बीच बैठे हैं, ऐसे मुफ्ती उलमा बैठे हुए हैं जो झूठ भी बोलते हैं, जो झूठ का सहारा लेते हैं। हमारे घर आएंगे कुछ बात होगी और बाहर जाएंगे और कुछ बात करेंगे। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जेबों में अगर आप पैसा डाल दो, गड्डियां डाल दो तो फतवा अपने मनमाफिक ले लो। ऐसे लोग हैं कि जो तमाम ऐसी चीज़ें करते हैं कि देखने के बाद आप हमको रोशनी दिखाओगे, कौम को रोशनी दिखाने वाला इल्म आपके पास है, आपके ज़रिए अल्लाह रोशनी देखने देगा हमको। कैसे हो आप, क्या करना चाहते हो? आपको तो अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दे दिया, कोई कारी है, कोई मुफ्ती है, कोई आलिम है, कोई फाजिल है, तमाम चीज़ें हैं इनके पास। लेकिन हाँ, हर चीज़ जब तक नीयत नहीं साफ होगी, जब तक इरादे नेक नहीं होंगे, कोई चीज़ असर नहीं करेगी। हमको इरादे अपने नेक करने पड़ेंगे, क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का सारा दारो मदार जो है वो नीयत के ऊपर है। हम जो भी काम करते हैं, हम हज करते हैं, कुर्बानी करते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, फितरा देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसमें हमारी नीयत क्या है? अल्लाह को उससे मतलब है, अल्लाह को अरकान से मतलब नहीं, हमारी नीयत से मतलब है। इसीलिए बुखारी शरीफ में पहली हदीस आगे, मुसलमान जो है ना मेरे भाइयों, मुसलमान के घर में हम पैदा हुए, ये उस पाक परवरदिगार का एहसान है। आज मुसलमान अपने आमाल से, जिस कौम को अल्लाह ने मज़लूमों के तहफ़्फ़ुज़, मज़लूमों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दी, हर दौर में मुसलमान अपने आमाल से मज़लूम बन गया। हर दौर में कहाँ नहीं मज़ालिम ढाए जाते मुसलमानों पे। फ़िलिस्तीन ले लीजिए, बर्मा ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, सीरिया ले लीजिए, तो कितने मुल्कों के नाम गिनाऊँ, कितने मुल्कों के नाम गिनाऊँ मैं आपसे। आज भी मेरा मुसलमान भाई मानने को तैयार नहीं है कि हमारे आमाल ख़राब हैं। आज भी हमारी राजनीति चाय खानों पे, चाय के होटलों तक है। अज़ाब मुंह फाड़े खड़ा हुआ है हमारी तरफ, और आज भी हमारे चाय खानों के कहे बता रहे हैं कि हमें कोई इसका अफसोस नहीं है। चाय खानों की गुफ्तगू बताती है कि इसका कोई अफसोस नहीं है। अब्दुल कादिर मारा गया, चाय खानों पे वही उसी तरीके से कहे लगते रहे। ज़ियाउद्दीन मारा गया, चाय खानों पे उसी तरीके से कहे लगते रहे। इखलाक मारा गया, पहलू खान मारा गया, मिनहाज मारा गया। किसको किसको गिनाऊँ, कितने लोग मारे गए। इधर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर दसियों मॉब लिंचिंग के केस आए। बिहार में एक मॉब लिंचिंग होती, यादव परिवार घुस करके घर में बेटी को मार देता है, बाप माँ को मार देता है, लड़के को मार देता है। बजरंग दल में जितने भी एडमिशन लेते हैं ना, उसमें अक्सरियत यादव समाज के लोग होते हैं। मैं सारे प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। ये जो बजरंग दली होते हैं ना, और ये जो है सबसे ज़्यादा मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। अभी भी वक्त है, अखिलेश यादव के पीछे उस बजरंग दली चेहरे को पहचानिए। अखिलेश यादव के चेहरे के पीछे उस आरएसएस के एजेंडे को पहचानिए।
अखिलेश यादव के चेहरे के पीछे बीजेपी के छिपे एजेंडे को पहचान लीजिए मेरे भाइयों। अगर वक्त रहते हम नहीं पहचानते, अगर वक्त रहते अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं है, हमसे बड़ा नेमत को ठुकराने वाला कोई नहीं है। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझ जाइए। और अगर हम समझ गए तो हम अपने आने वाली नस्लों को एक बेहतरीन, एक रोशन मुस्तकबिल दे जाएंगे। लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, आप नहीं साथ आओगे तब भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई तवक्कल अल्लाह पे है, हमारी लड़ाई रज़ाए इलाही के लिए है, हमारी लड़ाई हमारी कम्युनिटी के लिए है, हमारी लड़ाई मज़लूमों के लिए है। हम मज़लूमों के लिए लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक इस जिस्म में सांस है, जब तक इस सीने में धड़कता हुआ दिल है, इंशाअल्लाह ताला हम इस लड़ाई को कायम रखेंगे। हम सियासत में हैं, हम अपने महलों को तामीर करने के लिए सियासत में नहीं आए हैं। अगर मैं आपको हकीकत बता दूं, इन 7 सालों में आपके इस भाई इरफान पठान ने क्या खोया, क्या गंवाया, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो पाया है वो बेशक आपकी मोहब्बत पाई है, बेशक आपकी दुआएं पाई हैं मैंने। ये मेरे लिए बहुत है। आज जो है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं है जहाँ से मेरे पास फ़ोन नहीं आता है। आज हिंदुस्तान की कोई ऐसी गांव या ज़िला नहीं है जहाँ से मेरे पास फ़ोन नहीं आता है। ये चीज़ अल्लाह ने मुझको दी है। ऐसी ऐसी माँ बहनें हैं जो घरों में बैठ के दुआएं करती हैं, ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो दिन रात दुआ करते हैं। ये अल्लाह ने बड़ी खुशकिस्मती मेरे अंदर दी है। इसीलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरा इतना सब कुछ ज़ाया हुआ, मेरा कारोबार कमज़ोर हुआ, सारी चीज़ें, उस चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है। ये जो मेरा पैगाम है, जो मैं आपके सामने 15-20 दिन में लाइव आता हूँ, इस पैगाम को हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक ग्रुप, जितने भी हैं, हर जगह शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ़ एक जगह के मुसलमानों के लिए नहीं होता, एक जगह के, एक सूबे के मुसलमानों के लिए नहीं होता। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस पैगाम को जितना हो सके वायरल ज़रूर किया करिए। हो सकता है कि हमारी आपकी ये छोटी सी कोशिश इंशाअल्लाह ताला आने वाले, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चंद महीनों बाद, चंद सालों बाद इंशाअल्लाह ताला मज़लूमों को उनको हक़ दिलाने में, कम्युनिटी को उनका हक़ दिलाने में ज़रूर कामयाब होगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, इस पैगाम को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ एक शेर के साथ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमा तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमा तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमा तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊँट पर अपने गुलाम को, करे सवार ऊँट पर अपने गुलाम को, पैदल जो खुद चले वो आका तलाश कर। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये लाइव आपके दरमियान आना इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। आपकी दुआओं का तालिब, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त इरफान पठान, उत्तर प्रदेश सचिव। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।